उर्मिला और शशिलाल गर्मी में सोए होते और बेटों ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और पत्नी को लेकर सारी रात मजे से सोए रहते। और सुबह उठते तो उर्मिला को कहते, माँ नाश्ता बना दो, हमें काम पर भी जाना है। तो उर्मिला तेज गर्मी में खाना बनाकर उनको देती। एक दिन उर्मिला की बेटी आई तो माता पिता का हालत देखकर बोली, भैया बरामदे में पंखा ही लगवा दो ताकि माँ पिताजी भी सुकून से सो सके। तुम लोग खुद तो एसी के मजे लेते हो। यह सुनकर भाई बोले, पिताजी ने सारी जिंदगी अय्याशी की है, अब हमारी तरफ से जहां मर्जी पड़े रहे। तो बेटी माता पिता को साथ ले गई। रात को जब बेटा एसी चलाकर सोने लगा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एसी से, अरे बेटे ही से, तो पिता का सर गर्व से ऊंचा होता है, सीना चौड़ा होता है। और हमारे तो दो दो गबरू जवान बेटे हैं। शशिलाल ने अपने दोनों बेटों को सीने से लगाकर कहा था और फिर अपने बेटों के सर पर हाथ फेरने लगा। कहने लगे, मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि तीसरा भी बेटा ही होता, मगर शायद बेटी इसलिए हुई ताकि मेरे इन दोनों गबरू जवानों को किसी की नजर ना खाए, कोई इन्हें देखकर हाय ना कहे कि तीन बेटे हो गए। दूर खड़ी 7 साल की पूजा चुपचाप से यह सब देख रही थी और सुन भी रही थी कि वह सिर्फ इसलिए पैदा हुई है ताकि मेरे दोनों बड़े भाइयों को नजर ना लग जाए, लोग हाय हाय ना मचा दे। पूजा तो हो गई थी, लेकिन किसी फालतू चीज की तरह थी, क्योंकि शशिलाल और उर्मिला का सारा प्यार बेटों के साथ था। जैसे ही खाना बनता तो गर्मा गर्म सब्जी उर्मिला शशिलाल की प्लेट में डाल देती, साथ ही बेटों की प्लेट में भी डालती। पूजा देखती रह जाती, फिर माँ का हाथ पकड़कर हिलाकर कहती, माँ मुझे भी खाना दे दो। तो उर्मिला घूर कर पूजा को देखती, कहने लगी, चुप कर, पहले मेरे बेटों को खाना दे। तू मेरे बेटे की प्लेट पर भी नजर रखती है, शर्म नहीं आती? बहनें तो भाइयों को प्लेट भर भर कर खाना खिलाती है। अरे तुमने क्या करना है गरम खाना खा के? यह मैंने कल की दाल निकाली है, यह खाओ। अरे बड़े होकर कमाना तो मेरे बेटों ने है, इन्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है, तेरा क्या है? बड़ी होगी तो हमारे सर पर लाखों का दहेज का बोझ आन पड़ेगा, उस समय तेरे भैया ही तुझे दहेज बनाकर देंगे। पूजा चुपचाप जो माँ देती वह खा लेती। सबके अच्छे और महंगे कपड़े बनते थे, लेकिन पूजा के कपड़े बाकी सबके कपड़ों से सस्ते होते थे। 8-9 साल की उम्र तक दोनों बड़े भैया उससे छोटे मोटे काम कहने लगे कि पूजा की बच्ची जल्दी कर, मेरे जूते पॉलिश कर पूजा। उस समय यूनिफॉर्म पहन रही थी, कहने लगी, धर्मू भैया मुझे भी तो स्कूल जाना है, मुझे भी तो देर हो रही है। वह अपने यूनिफॉर्म सही कर रही थी। धर्मू कहने लगा, चुटिया पकड़ूंगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, जल्दी से मेरे शूज पॉलिश कर। जब पूजा ने इनकार किया तो धर्मू ने सचमुच उसकी दोनों चुटिया को खींचा था, उसके बाल भी खराब कर दिए। वह रोने लगी। उर्मिला कमरे में आई तो कहने लगी, क्यों रो रही हो? कहने लगी, धर्मू भैया ने मेरे बाल खींचे हैं। धर्मू कहने लगा, अम्मा यह मेरे जूते पॉलिश नहीं कर रही थी, मुझे भी तो देर हो रही है। यह सुनकर उर्मिला की सारी हमदर्दी बेटे के साथ हो चुकी थी। कहने लगी, चल पहले भैया के जूते पॉलिश कर। अरे तेरा क्या है, तूने अगर पढ़ भी लिया तो हमें क्या फायदा होना है? कुछ भी तो नहीं, करना तो सारी जिंदगी चूल्हा चौका ही है। चल पहले भैया के जूते पॉलिश कर। पूजा रोने लगी, कहने लगी, माँ एक तो भैया ने मेरे बाल खराब कर दिए, मुझे थप्पड़ भी मारा, बजाय आप इसको डांटने की मुझे ही काम कह रही है। उर्मिला कहने लगी, कुछ नहीं होता, बड़े भाई तो ऐसे ही करते हैं, देखना तेरा दहेज भी तो इन्हें भाइयों ने बनाना है। यह कहकर हर बार पूजा को ही समझाया जाता था, कभी धर्म और नीटू से कुछ नहीं कहा जाता था। समय यूं ही गुजरने लगा। पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और नीटू और धर्मो पढ़ाई में उतरने अच्छे नहीं थे। उसे हर बार यह लगता था कि इस बार पिताजी उसे सबसे पहले सीने से लगाएंगे और कहेंगे,
देखो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम से अच्छे नंबर लेकर आई है। लेकिन यह सपना शायद सपना ही रहना था। वह बेटे थे, इसलिए उनका महत्व हमेशा पूजा से ज्यादा था। पूजा उनके हर छोटे बड़े काम करती थी और माँ कहती थी कि तेरे यह भाई है, तेरा अच्छा दहेज बनाकर देंगे। समय यूं ही गुजरने लगा। भाइयों की उम्र बढ़ने लगी, यूनिवर्सिटी तक शिक्षा प्राप्त की, नौकरियां भी मिल गई। पूजा इंटर में जब उसके बड़े भैया ने कहा, माँ हम जब तक इसकी शादी नहीं करेंगे, खुद शादी नहीं करेंगे, पूजा के लिए जैसा तैसा भी हो रिश्ता देखना शुरू कर दें। और हाँ, आपको तो पता है कि हम दोनों की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसे घर में शादी करने की कोशिश करें जहां दहेज कम से कम देना पड़े। यह सुनकर पूजा पहली बार बोली थी। कहने लगी, पिताजी मुझे अभी आगे पढ़ना है। लेकिन उसके पिता ने कहा कि चुप कर जा, लड़कियां यहाँ नहीं बोलती। शुरू से यही तो सुनती आ रही थी कि लड़कियां नहीं बोलती, ना भाई के आगे ना पिता के आगे। तो लड़कियां कब बोलती है? शादी से पहले पिता और भाई के आगे नहीं बोलती, और शादी के बाद पति के आगे नहीं बोलती, तो कब उनकी सुनवाई होती है? उसका रिश्ता एक बहुत ही साधारण परिवार में कर दिया गया। यही कहा गया कि अच्छा है, लड़के वालों ने ज्यादा दहेज नहीं मांगा। ओ अरे बेटा, बेटे कहाँ से ला कर देते, इतनी महंगाई हो गई है, अपना घर ही पूरा नहीं होता। रोते हुए पूजा अपने पति के साथ अपने ससुराल में विदा हो गई थी। मुश्किल से दो चार कपड़े फैंसी और चार ही उसके आम दिनों के पहनने वाले सो कपड़े थे। कमरे कमरे का छोटा सा फर्नीचर, उसके अलावा उन्होंने बेटी को बस आशीर्वाद ही दिया था। माँ के गले लगकर रोई, पिताजी के कंधे से भी लगाकर सिर लगाया, लेकिन उनमें बड़ी लापरवाही सी थी, जैसे पूजा को किसी बोझ की तरह उसे उतारा था। ना माँ के आंसू बह रहे थे, ना पिता ने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाकर माथा चूमा। बस कहा कि भगवान हमेशा खुश रखे। माँ के गले लगे तो दिल भर आया था, लेकिन माँ ने कान में कह दिया, देख अब विदा होकर जा रही है, पीछे नजर मत रखना। जैसा तैसा भी ससुराल हो, उसी पर गुजारा कर लेना। यह था माँ का आखिरी आशीर्वाद। भाइयों के पास आई तो वह सर पर थे बेमन से हाथ रखा, और उसका हाथ उसके पति के हाथ में पकड़ा दिया। वह विदा होकर जा चुकी थी, शायद अपना भाग्य भी साथ लेकर जा चुकी थी। उसके जाते ही हालात बदलने लगे थे। अब शशिलाल की दुकान पर नौकर पैसों की हेरा फेरी करने लगे। शशिलाल बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे हिसाब किताब याद नहीं रखता रहता था। धीरे धीरे दुकान खाली होने लगी। जब भी वह हिसाब मांगता तो वह लोग बहाने बना देते। एक बार शशिलाल ने दोनों बेटों को बिठाया, कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। जिस दुकान पर बैठता था वहां नौकरों ने बड़ी चोरियां की है, हेरा फेरी की है, आधी से ज्यादा दुकान खाली हो गई है। बेटा अब मुझे भी छुट्टी दो, ताकि मैं भी तुम लोगों की कमाई से जिंदगी गुजार सकूं। और वैसे भी हम बूढ़ा बूढ़ी का खर्चा ही क्या है। दोनों बेटे खुश हो गए, कहने लगे, ऐसा करो पिताजी, अपनी दुकान बेच दो, हम तो वैसे भी नौकरियां करते हैं, दुकान के पैसों से हमारी शादियां हो जाएगी, हमारी पत्नियां आएगी तो माँ को भी सुख चैन मिल जाएगा, आप दोनों की बड़ी सेवाएं करेगी। शशिलाल ने ऐसा ही किया। शशिलाल की उम्र जिस मुकाम पर तक पहुंच गई थी, उसकी जायदाद बच्चों में अपने आप से बढ़ चुकी थी। लेकिन बेटी का हिस्सा नहीं दिया गया। दुकान के पैसों को सिर्फ दोनों बेटों में बांटा गया। कुछ उनकी शादी में पैसे खर्च हुए, और बाकी पैसे दोनों भाइयों ने अपने अपने अकाउंट में रखे। पत्नियां अपनी मनमानी करके अपनी पसंद की लेकर आई थे। कमरे में एसी भी लगवा लिया। जितनी धूमधाम से दोनों बेटों की शादी हुई, पूजा की तो उससे आधी भी नहीं हुई थी। पहली बार पूजा की सास ने ताना दिया था कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने तो अपनी अपनी शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया है, और तुम्हें तो ढंग का सामान भी नहीं दिया है।
वह चुप हो गई। तो उसका पति कहने लगा, मुझे तो लगता था तुम इकलौती हो, पता नहीं दोनों भाई और बाप क्या कुछ नहीं देंगे। वैसे मुझे आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे कम दहेज के ताने तुम्हें देता रहूं। भगवान का शुक्र है जैसा भी हूँ, जितना भी कमाता हूँ, लेकिन उन्हें खुद से सोचना चाहिए था कि अपनी शादी पर तो लाखों खर्च दिए हैं, और हमें तो साफ कह दिया था कि 20 लोगों से ज्यादा बारात मत लेकर आना। हमारी अक्षमता नहीं है, मुझे बताओ अब यह अक्षमता कहाँ से आ गई। चलो, तब कुछ नहीं दिया था, पर अब भाइयों की शादी करके तुम्हें भी 4 चीजें दे देते। अरे भाइयों ने तो अपनी शादी की खुशी में कुछ रुपए भी तुम्हें देना अच्छा नहीं समझा। सच बताओ, क्या तुम सगी बहन हो उनकी, या तुम्हें कहीं से उठा कर लाए थे। पूजा ने हर बात चुपचाप सुनी थी, आगे से जवाब नहीं दिया था। क्या कहती कि शुरू से ही उसे महत्व तो नहीं दिया गया, तो अब क्यों दिया जाता। बहुओं के नखरे उठाए जा रहे थे। दोनों भाइयों की एक ही दिन शादी की गई थी। उर्मिला ने 1 सप्ताह तक तो बहुओं को किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया, और बहुएं भी बड़ी नखरीली थी, क्योंकि पतियों की पसंद से आई थी। जब भी वह नाश्ता बना के कहती, बेटा आओ बाहर आकर नाश्ता कर लो, तो कहती, नहीं माँ जी, हम थक गए हैं। ऐसा करें, नाश्ता कमरे में लगा दें। बेटों ने भी नहीं टोका। यह कि तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो। कहने लगे, हाँ माँ, ऐसा करें, नाश्ता कमरे में ही लगा दें। मेरा भी कोई मूड नहीं है बाहर बैठने का। बेटों की शादी क्या हुई, वह तो शुरू शुरू में ही कमरे के होकर रह गए थे। दोपहर का खाना कमरे में, सुबह का नाश्ता कमरे में, शाम को कमरे से बाहर आते भी तो मोटरसाइकिल निकालकर अपनी पत्नियों को घुमाने फिराने ले जाते। शशिलाल और उर्मिला अकेले ही बैठे रहते। कितनी इच्छा थी कि बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी तो घर में रौनक लग जाएगी। दोनों बहुएं ससुर के साथ बैठकर बातें करेगी, बेटे साथ बैठ के नाश्ता किया करेंगे, खाना खाया करेंगे, लेकिन दोनों ही अपने अपने कमरों में ज्यादा समय गुजारते थे। जब उर्मिला ने शशिलाल से कहा कि भला यह क्या तरीका हुआ, हमारी भी तो शादी हुई थी, हम भी तो सास ससुर के सोने के बाद ही अपने कमरों में जाते थे। शशिलाल कहने लगा, अरे पागल औरत, वो समय और था, संस्कारों का समय था। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा नहीं करते। चल तो दिल बुरा ना कर, कोई बात नहीं, नई नई शादी है, ऐसा होता है। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मगर 10 दिन गुजरे, 20 दिन भी गुजर गए, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी से इतना नहीं हुआ कि खुद से काम कर शुरू कर दें। फिर एक बार रात को शशिलाल ने ही दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। कहने लगे, पिताजी, आपने इतनी रात में क्यों बुलाया। आपको तो पता भी है सुबह सवेरे ऑफिस जाना होता है, नींद से बुरी हालत है, और आपने हमें अपने कमरे में बुलवा लिया। शशिलाल कहने लगा, देखो बेटा, 20 दिन हो गए तुम लोगों की शादी को। तुम्हारी माँ घर का काम कर करके अब थक चुकी है, इसलिए बहुओं से कहो कि सुबह का नाश्ता वह दोनों बनाएंगी। इसी तरह खाने पीने की सारी व्यवस्था अब ये दोनों संभालेंगी। बाकी तो काम वाली भी आती है, वह घर की साफ सफाई कर जाती है। बस यही कहा था कि बड़ी बहू कहने लगी, लो जी, हमारी माँ तो कहती थी कि 1-2 महीने सास बेड से नीचे नहीं उतरने देती, और हमारी सास हमारे आते ही थक भी गई। दूसरी बहू कहने लगी, मुझे यह नहीं समझ आता कि जिस बेटे को 20-20 साल माँ नाश्ता कराती है, खाना खिलाती है, उसका ख्याल रखती है, तो उसकी पत्नी के हाथ ऐसी कौन सी बीमारी लग जाती है माँ को कि वह काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू कहने लगी, अरे रहने भी दो सालू, यह सब बहाने होते हैं। बीमारी का बहाना, जोड़ों में दर्द का बहाना, ताकि बिना तनख्वाह के काम वालियां, जिन्हें बहू समझ कर लाया गया है, अब हम इनकी सेवा करती रहें। दोनों बेटों ने पत्नियों की जुबान
का कमाल देखकर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि माथे पर बल डाल लिए। उर्मिला और शशिलाल को तो लग रहा था कि वह अपनी पत्नियों को समझाएंगे कि यह तुम लोग किस सवर में हमारे माता पिता से बातें कर रही हो। अरे जहां अपने लिए रोटी बनाओगी, एक रोटी हमारे माता पिता के लिए भी बना देना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों बेटे अपनी माँ से कहने लगे, माँ क्या आपने इसलिए हमारी शादी करवाई थी कि हमारी पत्नियों की को नौकरानियां बनाकर रख लें। एक महीना नहीं हुआ और आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया और आप बीमार रहने लगी है, पहले तो कभी नहीं रहती थी। उर्मिला कहने लगी, बेटा पहले भी मेरी तबीयत कहाँ ठीक रहती थी, तुम जानते तो हो। 1-2 साल से शुगर है, मैं कैसे अपने आप को घसीट घसीट कर चल रही थी, यह तो मैं जानती थी। लेकिन पता था कि करना मुझे ही है। लेकिन अब जब तुम्हारी पत्नियां आ गई है तो कुछ जिम्मेदारी भी तो उन्हें भी उठानी चाहिए। बाकी घर की साफ सफाई के लिए तो काम वाली लगी हुई है। दोनों बेटे मुंह बनाकर पत्नियों के साथ पकड़कर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उर्मिला और शशिलाल एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। सुबह सुबह उर्मिला शशिलाल के लिए नाश्ता बना रही थी। जब बड़ा बेटा बड़ी जल्दी से मैं किचन में आया और देखा कि माँ नाश्ता बना रही है, तो कहने लगा, माँ एक अंडा मेरे लिए भी फ्राई कर दें, और पिताजी की चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बना दें। अंजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द है, मुझे नाश्ता बनाकर दे दें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह कहते हुए वह कलाई में घड़ी चढ़ाकर बांधने लगा। अच्छा आ जाओ बेटा, बैठो मैं बनाती हूँ। अभी वह दोनों बाप बेटे का नाश्ता बना रही के भरी हुई थी। फिर छोटी बहू किचन में आ गई, माथे पर बल डाले हुए थी और कहने लगी, सामान कहाँ रखा है। बड़ा अजीब और ऊंचा सबर था। उर्मिला कहने लगी, बेटा फ्रिज में अंडे भी रखे हैं, ब्रेड है, साथ में दूध भी है। अगर नीटू के ने पराठा खाना है तो आटा भी गूंदा हुआ पड़ा है। कहने लगी, पराठा मैं तो नहीं बना रही, मुझसे नहीं बनते पराठे। पता नहीं बच्चों को सर पर क्यों चढ़ा रखा है कि सुबह सुबह पराठा बनाकर दो। बड़े गुस्से से उसने चूल्हे पर फ्राई फ्राई पैन रखा और अंडा फ्राई करने लगी। कहने लगी, भाभी कहाँ है, वो किचन में क्यों नहीं दिख रही। तब तक उर्मिला ट्रे में नाश्ता और चाय के साथ कप रख चुकी थी। कहने लगी, उसके सर में दर्द है। कहने लगी, वाह जी वाह, यह अच्छा है, अंजू मैडम के सर में दर्द है और मैं यहाँ मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ। अगर वह काम नहीं करेंगे तो मैं भी काम नहीं करूंगी। वो कहाँ की राजकुमारी है क्या। यह कहकर उसने बेदिली से कच्चा पक्का अंडा फ्राई किया। उर्मिला देख रही थी, जितना नखराली नीटू था उतने नखरे तो नीटू और दरमुके भी नहीं थे। वह तो जरा सा कच्चा अंडा देखकर वहीं फेंक देता था। उर्मिला ने कुछ नहीं कहा, नाश्ते की ट्रे उठाई और सामने टेबल पर रख दी। जल्दी से दरमू ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए चला गया। जब तक नीटू टेबल पर आया तो गुस्से से उसकी पत्नी ने आधा कच्चा अंडा उसके सामने रखा और साथ में बिना सेके हुए ब्रेड के स्लाइस रख दिए। उसने एक नजर पत्नी को देखा जो उसे गुस्से से देख रही थी और काले रंग की चाय का कप ला के आगे पटक के रख दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नीटू चुपचाप वही कच्चा अंडा खा के काली चाय पी के जा चुका था। उर्मिला को अपनी जिंदगी में याद नहीं कि कभी नीटू ने अपने स्वभाव के विरुद्ध कुछ खाया हो। जरा सा भी कुछ उसकी पसंद का नहीं होता तो सबसे पहले वह प्लेट पीछे को खिसकाता था, कहता था, अम्मा आपको पता है ना मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मेरे हिसाब से बना कर दिया करें। और उर्मिला दोबारा से बनाने लग जाती थी। 2 महीने बाद ही गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और गर्मी ऐसी थी कि लगता था कि दिल को कुछ हो जाएगा।
किचन में जाना मुश्किल होने लगा। रात को कमरे में इतनी तेज गर्मी और हुम्मस होती कि ना शशिलाल को नींद आती थी और ना ही उर्मिला को। इसलिए अपनी चारपाई उठाकर कमरे में रख लेते। लेकिन इतनी गर्मी थी कि रात को भी पसीने छूट रहे थे। इस पर दोहरी मार यह थी कि दोनों बेटों के कमरे में लगे हुए एसी का आउटर बरामदे की ओर था। जब वह लोग एसी चलाते तो आउटर से निकलने वाली गर्मी के कारण बरामदे में बैठना उठना मुश्किल हो जाता। रात को एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऊपर उस पर ऐसी एसी का शोर और फिर आउटर की गर्मी। शशिलाल ने बड़े बेटे का दरवाजा खटखटाया। बड़े गुस्से से उसने दरवाजा खोला। अभी अभी नींद से जागा था। कहने लगा, जी कहिए पिताजी, इस टाइम क्या हुआ है आपको? वह कहने लगे बेटा, एसी थोड़ा बंद कर लो। कमरे में पहले ही इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही। ऊपर से तुम्हारे एसी के आउटर का बहुत शोर हो रहा है और उसकी गर्मी से सोया नहीं जा रहा। कहने लगा, आप लोगों के बड़े नखरे हैं। अरे आपको नहीं पता कितनी गर्मी है बरामदे में, तो फिर भी हवा है, सुकून से इंसान सो सकता है। लेकिन कमरे बंद होते ही बिना एसी के गुजारा नहीं होता। आप तंग नहीं करें, सुबह ऑफिस जाना है। खुद तो आप सारा दिन आराम करते हैं, आपने करना ही क्या होता है? पूरा दिन तो घर पर रहते हैं, दोपहर को नींद पूरी कर लीजिएगा। क्या मुसीबत है? यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह बेचारा मायूस होकर जब बरामदे में आया तो देखा कि उर्मिला पसीने से भीगी अपना सीना सा हिला रही थी। शशिलाल कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, मुझे पानी दे दे, मुझे कुछ हो रहा है। तुरंत शशिलाल ने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर दिया। पानी पीने के बाद ही कुछ आराम हुआ था, लेकिन दोनों की रात जागते जागते ही गुजर गई, क्योंकि उतनी गर्मी तो मौसम में भी नहीं थी जितनी एसी के आउटर की थी। सुबह 8 बजे के बाद एसी बंद हुआ था, लेकिन रोशनी और धूप तेज हो चुकी थी। रोते धोते दोनों बूढ़ा बूढ़ी बेचारे अपने कमरे में ही लेट गए ताकि कुछ देर तो आंखें बंद कर सके। लेकिन अभी नींद आई ही थी जब शोर की आवाज से आंख खुल गई। अरे मैं कहती हूँ, जो बर्तन तुमने गंदे किए हैं या तुम्हारे पति ने नाश्ता करके खराब किए हैं, वह तुम दोगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के जूठे बर्तन नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? देखो, बर्तन धोना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने भी तो तुम्हारे पति का और तुम्हारा नाश्ता बनाया है ना। तो चलो, अब बर्तन तुम धोगी, दोपहर का खाना भी तुम ही बनाओगी। आटा मैं गूंद दूंगी, रोटियां तुम बनाओगी। रोटियां मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी। शोर इतना था कि चाहकर भी उर्मिला और शशिलाल सो नहीं पाए। शशिलाल कहने लगा, जाओ जाकर देखो क्या तमाशा लगा रखा है इन दोनों ने। इनकी तो बहस ही खत्म नहीं हो रही। पूरी रात सुकून से सोकर भी जीना हराम हमारा कर रखा है। यह सुनकर उर्मिला किचन में आकर कहने लगी, किस बात पर बहस हो रही है? वह कहने लगी, आप तो चुप ही रहें, सीधी सी बात है। मैंने कभी अपनी माँ के घर में रोटी नहीं बनाई, तो मैं यहाँ क्यों बनाऊं? अंजू ने हाथ बांधते हुए गुस्से से कहा था। सालू कहने लगी, अच्छा यह कोई राजकुमारी है क्या? यह रोटी नहीं बनाएगी तो यह समझती है क्या है मैं इसको रोटियां बना बना कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर यह रोटी नहीं बनाएगी तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। मैंने भी अपने माता पिता के घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाया। दोनों ही अपनी अपनी जगह जिद पर अड़ चुकी थी। उर्मिला कहने लगी, अच्छा ठीक है, दोपहर की और रात की रोटियां मैं बना दूंगी, बाकी का काम तो चुपचाप कर लो। पूरी रात तुम्हारे ससुर जी नहीं सोए, उनकी तबीयत खराब हो रही है, सुकून से सोने तो दो। बड़ी बहू कहने लगी, लो जी, तो ताजी हवा में पूरी रात की ही खराटे ले रहे थे और अब कह रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हुई। एक हमारे कमरे में है एसी, 1 मिनट को बंद करो तो कमरा आग बरसाने लग जाता है। यह तो हमारी हिम्मत है इन छोटे छोटे डब्बों जैसे
कमरों में गुजारा कर रहे हैं। मेरी माँ के घर के तो कमरे काफी बड़े और हवादार थे। दूसरी कहने लगी, हाँ यह तो सच कह रही है, यहाँ एसी बंद होता है तो घुटन से सांस रुकने लग जाती है। अब जल्दी से बताओ दोपहर को क्या बनाना है, ताकि मैं खाना चढ़ाकर अपने कमरे में जाकर एसी चलाऊं। मुझसे तो यह गर्मी सहन नहीं हो रही, लग रहा है जैसे दिल को कुछ हो जाएगा। बड़ी बहू कहने लगी, ऐसा करो दाल बना लो, जल्दी बन जाएगी। अब मैं आटा गूंद देती हूँ। यह सुनकर उर्मिला कहने लगी, ऐसा करो अपने पिताजी के लिए और मेरे लिए थोड़ी सी आलू की सब्जी बना दो, इन्हें तो खाली दाल पसंद नहीं है। कहने लगी, क्यों आप क्या नवाब है जो आप सब्जी खाएंगी और हम दाल खाएंगे। तो कहने लगी, बेटा तो ज्यादा सब्जी बना लो, दाल कम बनाओ। कहने लगी, जी नहीं, सिर्फ दाल ही बनेगी और सब खाएंगे। यह कहकर उसने दाल बिना साफ किए ही बस कुकर में डाली, पानी डाला, नमक मिर्च डाल दिया। उर्मिला कहने लगी, यह क्या तरीका है, पहले दाल साफ करते हैं फिर इसे धोते हैं फिर बनाते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया। यह कहना था कि छोटी बहू ने तो तमाशा खड़ा कर रख दिया। कहने लगी, आप होती कौन है मुझे यह ताने देने वाली। दोनों ने ही खाना नहीं बनाया और लड़ झगड़ कर पैर पटकती हुई अपने अपने कमरों में जाकर एसी चलाकर लेट गई। खाना उर्मिला को ही बनाना पड़ा। दोपहर को शशिलाल गर्मी में पसीने से भीगा मजबूर अन उठ बैठा। बाथरूम में नहाकर बाहर आया तो उर्मिला किचन में पसीने से भीगी रोटियां बना रही थी। कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम, दोनों बहुएं कहाँ है। कहने लगी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी, गंदी दाल पका रही थी, मैंने टोक दिया तो बुरा लग गया, अपने अपने कमरों में जाकर सो गई है। शशिलाल के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, यह कौन सा तरीका है। शशिलाल ने सोच लिया था कि वह दोनों बेटों से बात करेगा। शादी को 6 महीने होने वाले थे, लेकिन दोनों की पत्नियां किचन में घुसती और लड़ना शुरू कर देती। मजबूरन उर्मिला को ही काम करके दोनों के बीच झगड़ा खत्म करना पड़ता। लेकिन जब शशिलाल ने रात को बात की तो दोनों ही भड़क उठे। कहने लगे, एक तो हम बड़े तंग आ चुके हैं, इतना इतना बिजली का बिल आ रहा है कि कमर टूट गई है। अरे 14,000 बिल आया है, घर के खर्चे पूरे करें या बिल भरें। मुझे तो लग रहा है यह जो पुराना पंखा बरामदे में लगा हुआ है यह ज्यादा बिजली खाता है। मैंने सुना है कि पुरानी चीजें ज्यादा बिजली खाती है। बड़ा वाला कहने लगा, यार उतारो इस पंखे को, इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर डाला है, इतना बिल कौन भरेगा। हमारा बाप तो वैसे भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पर बैठ चुका है। बरामदे में लगा पंखा उतार दिया गया, लेकिन अपनी पत्नियों से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि जरा एसी कम चलाया करो। दोनों पति पत्नी की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। बरामदे में तपीस थी, एसी के आउटर की ओर पंखा भी नहीं था। कमरे में भी आग बरस रही थी। रात को तो दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। जिन बेटों के नखरे सारी जिंदगी उठाते आए थे, उन बेटों ने तो माता पिता को फालतू सामान समझ लिया था। सुबह सुबह ही पूजा 6 महीने बाद अपने माता पिता से मिलने आई थी। उसका पति उसे मायके छोड़ गया था। खुशखबरी सुनाने आई थी कि उसके पति की उन्नति हो गई है और अब उसने अपना घर भी बना लिया है। भगवान ने हर सुख सुविधा भी दी थी। मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी, लेकिन जैसे घर में आई तो माता पिता को रोते देखकर हैरान हुई थी। कहने लगी, पिताजी, माँ जी, सब ठीक तो है, आप लोग इतनी गर्म धूप में क्यों बैठे हैं और यह पंखा क्यों नहीं चल रहा। जब ऊपर देखा तो पंखा था ही नहीं। माँ सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी, इस पंखे का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था बेटा, इसलिए पंखा उतार दिया। तुम्हारे भाइयों ने अभी तक कमरों में एसी चल रहे थे, छुट्टी का दिन था, इसलिए दोनों भाई कमरों में लेटे हुए थे और उनकी पत्नियां
तो उठने का वैसे भी नाम नहीं लेती थी। जैसे ही बेटे कमरे से बाहर निकले पूजा को देखकर तो दोनों भाभियों के मुंह बन गए थे। उनकी शादियों के बाद वह पहली बार मायके आई थी। कहने लगी, लो भाई, अब यह मैडम भी आ गई है, अब इनकी फरमाइशें चलेगी। उर्मिला पहले ही पूजा को सारी बातें सुना चुकी थी। वह कहने लगी, जैसे तुम तो बड़ी मेरी माँ की सेवा करती हो। भैया, आपको जरा भी एहसास है कि कितनी गर्मी पड़ रही है? खुद तो आप दोनों ने एसी लगवा लिए, पूरा दिन आपकी पत्नियां वहीं घुसी रहती है। माँ पिताजी के लिए पंखा तो रहने देते, कुछ तो हवा आती हो। वो कहने लगे, अच्छा तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ, तुम ले जाओ ना अपने घर में। अरे हम पाल रहे हैं, हमें पता है कितने खर्चे हैं। माँ पिताजी के शुक्र करो कि हमने इन्हें बड़े अच्छे से रखा हुआ है, कभी बोझ नहीं समझा। पूजा कहने लगी, मुझे दिख रहा है कैसे रखा हुआ है। पूजा अपने माता पिता को अपने घर ले गई। उसके सास ससुर का देहांत पहले ही हो चुका था। एक कमरा उसने अपने माँ पिताजी को दिया, वहां एसी भी लगा हुआ था। उनकी बहुत सेवा करती थी। उसका पति दबे दबे शब्दों में उसे थोड़ी बातें तो सुना देता था, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि पूजा ने पिछले 4 सालों में अपने सास ससुर की बहुत सेवा की थी। ससुर का देहांत तो शादी के 2 साल बाद हो गया था, लेकिन सास बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि बिस्तर गंदा करती थी। और बिना माथे पर बल डाले पूजा ने अपनी सास की सेवा की थी। और उसका पति उसकी सेवा देखकर उसे मान गया था। जानता था कि उसने जी जान लगाकर उसकी माँ का को संभाला है। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी सास का देहांत हुआ था, इसलिए भाइयों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया। कुछ उसके पति की भी तरक्की हो गई थी, इसलिए अपना घर बनवा लिया था। 4 कमरे थे, इसलिए एक कमरा पूजा ने अपने माता पिता को दे दिया था। उनकी सेवा भी दिल लगाकर करने लगी। पति अगर कुछ कहता भी तो आगे से वह भी सुना देती थी। कहती थी कि कब मैंने आपके माता पिता की सेवा नहीं की? मैंने क्या नहीं किया? मैंने क्या एक बार भी माथे पर बल डाला? जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको भी मेरे माता पिता चुभने नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर मेरे माता पिता की 2 रोटियां इतना ही बोझ है तो ठीक है, अपने बच्चे आप संभाल लें, मैं कोई नौकरी करके अपने माता पिता का खर्चा उठा लूंगी। पहली बार उसने जुबान खोली थी। उसका पति कहने लगा, नहीं नहीं, 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, अब आगे से तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। उधर दोनों बेटों के घर में एक बार पता चला कि बहुत ज्यादा एसी चलाने के कारण एसी खराब हो गए थे। दोनों भाई एसी में रहने के आदी हो चुके थे। जब एसी ठीक करवाना चाहा तो एसी ठीक करने वाला कहने लगा कि इतना ज्यादा चलने के कारण यह एसी जल गए है, अब यह ठीक नहीं होंगे, नए खरीदने पड़ेंगे। लेकिन दोनों भाइयों की अभी इतनी अक्षमता नहीं थी कि नए एसी खरीद लें, इसलिए अब बरामदे में वही पंखा लगवाया और वही सोने लगे। पत्नियों ने तो दुहाई देना शुरू कर दिया। नौकरियां भी छूट गई थी, पत्नियों मायके चली गई थी, घर बर्बाद होकर रह गया। दोनों बेटे रोते हुए अपने माता पिता के पास आए कि वापस घर चले, हमारा घर आपके बगैर उजड़ गया है। लेकिन माँ पिताजी ने मना कर दिया। कहने लगे, हम तो तुम पर बोझ थे, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। अब जब तुम लोगों के स्वार्थी पत्नियों ने अपना रूप तुम लोगों को दिखाया है तो तुम्हें एहसास हुआ, तब तुम्हें माता पिता याद आए, वरना तो कभी नहीं आते थे। जाओ यहाँ से, रहो अकेले। काश कि तुम दोनों की जगह भी भगवान ने हमें बेटियां दी होती तो जरूर हमारी जिंदगी अच्छी गुजरती। हमें पता नहीं क्यों बेटों पर गर्व होता है, लेकिन गर्व तो बेटियों पर करना चाहिए, जो बुढ़ापे में भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ती है।
जबकि बेटे स्वार्थी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।